हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 1 जून के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट न्यूज है IAU से रिलेटेड। IAU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये एक संस्था है जिसने रिसेंटली 8 चाइनीज नेम को अप्रूव किया है चांद के आसपास जो एरियाज हैं उन पर फीचर्स को नाम देने के लिए। आपको 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट है IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, दूसरा है चाइना के 8 नेम्स को इसने अप्रूव किया है मून के लिए। मून पर जो फीचर्स है उनको नाम देने के लिए। चाइना की बात करें तो चाइना का चैंग E5 मिशन है, वो चांद के लिए है। IAU का मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। रिसेंटली चाइना एक और मिशन के कारण न्यूज में था और ये है तियानवेन-1। ये चाइना का मार्स मिशन है यानी मंगल ग्रह के लिए, और इसका जो रोवर है उसका नाम है झुरोंग। इसके अलावा चाइना एक और इवेंट के कारण न्यूज में था और ये इवेंट है तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर। एक्चुअली 1989 में यानी 1989 में कुछ लोग चाइना में डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम पर चाइनीज गवर्नमेंट ने फोर्स का यूज किया और उस टाइम पर काफी लोग मारे गए थे। तो इसीलिए 4 जून को हर साल इस दिन को मनाया जाता है और इसी के कंटेक्स्ट में हांगकांग के लोग पीस मार्च और कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस बार उनको ये परमिशन नहीं दी गई। इसके कारण ये न्यूज में था। अब एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हांगकांग है वो SAR है। SAR का मतलब है स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन। पहले हांगकांग ब्रिटिशर्स के पास था, बाद में इसे चाइना को हैंड ओवर किया गया। हांगकांग की बात करें तो रिसेंटली हांगकांग एक पर्सनैलिटी के कारण भी न्यूज में था। ये है सैंग येन होंग। रिसेंटली वो दुनिया की फास्टेस्ट महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली वो फास्टेस्ट महिला बनी है और वो हांगकांग से है। उनका नाम है सैंग येन होंग। नेक्स्ट न्यूज है डल लेक से रिलेटेड। ये कश्मीर की लेक है और यहाँ पर काफी एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले सामने आए लॉकडाउन के दौरान। एनक्रोचमेंट का मतलब है अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करना। ये कश्मीर की फेमस लेक है। इसके अलावा रिसेंटली लोनार लेक भी न्यूज में थी। ये महाराष्ट्र में है और रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। इसके अलावा रिसेंटली कीथम लेक भी न्यूज में थी। कीथम लेक उत्तर प्रदेश में है और इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया था। कीथम लेक को सुर सरोवर लेक के नाम से भी जानते हैं। रामसर की बात करें तो ये एक वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ट्रीटी है और ये ईरान के रामसर में साइन की गई थी 1971 में। इस साल 50 साल पूरे हुए हैं इस कन्वेंशन को। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। इसके अलावा रिसेंटली एक और लेक को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये है सोकर लेक, ये लद्दाख में है। इसके साथ इंडिया में अब साउथ एशिया में हाईएस्ट रामसर साइट्स हैं। रामसर ईरान में एक जगह का नाम है। रिसेंटली ईरान इसलिए न्यूज में था क्योंकि ईरान ने अब फरजाद बी ब्लॉक है वहां पर ONGC VL के बिना, यानी कि ONGC के साथ कोलैबोरेट ना करके वो किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। अब ये फरजाद बी क्या है? ये एक गैस फील्ड है और इसको डिस्कवर किया था ONGC विदेश लिमिटेड ने। उस टाइम पर यह डिसाइड हुआ था कि ईरान और ONGC विदेश लिमिटेड दोनों इसमें कोलैबोरेट करेंगे, लेकिन अब ईरान ने घोषणा की है कि वो किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ इसमें कोलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाइट माउंटेन। ये व्हाइट माउंटेन है, ये सीरिया में। ये व्हाइट माउंटेन इसलिए है क्योंकि ये जिप्सम से कवर्ड है और ये 4000 साल पुराना वॉर मेमोरियल है। रिसेंटली सीरिया इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि सीरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे और इन इलेक्शंस में बशर अल असद 4th टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए हैं। वहां पर जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो है 7 इयर्स का। माउंटेन की बात करें तो हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा रिसेंटली एक और डे न्यूज में था। रिसेंटली WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी। WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी असेंबली हुई थी, 74th सेशन हुआ था उसका और उसके दौरान ये डिसाइड किया गया कि 30th जनवरी को वर्ल्ड
नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। अब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कौन सी होती हैं? वो डिजीज जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं और जनरली ये एरियाज उतने डेवलप्ड नहीं हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इन डिजीज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया और इसीलिए इनकी उतनी दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं हैं, इसीलिए इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोला गया है। सो अब 30 जनवरी को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के तौर पर मनाया जाएगा। नेक्स्ट है नासा से रिलेटेड। सो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। रिसेंटली एक न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है उसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रख दिया है। अब ये नैन्सी ग्रेस कौन है? ये एक्चुअली नासा की पहली चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी, तो इनके नाम पर ये नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है। पहले इसका नाम था वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। इसके अलावा नासा रिसेंटली चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी के कारण भी न्यूज में था। यूएसए इसके अलावा एक और इवेंट के कारण न्यूज में था और ये है ईगल एक्ट। सो ईगल का फुल फॉर्म क्या है? ईगल का फुल फॉर्म है एंश्योरिंग अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप एंड इंगेजमेंट। सो ये नया कानून रिसेंटली न्यूज में था। ये यूएसए का कानून है, यानी यूएसए का बिल है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना को काउंटर करना। ईगल का मेन ऑब्जेक्टिव है चाइना को काउंटर करना। इसके अलावा रिसेंटली एक और बिल न्यूज में था, हार्ट बीट बिल। कमेंट बॉक्स में बताइए यूएसए का कौन सा स्टेट इस बिल के कारण रिसेंटली न्यूज में था। नेक्स्ट है हेरोन टीपी ड्रोन्स। सो इंडिया इजराइल से ये ड्रोन्स लीज पे लेगा। लीज यानी किराए पर लेना। सो लास्ट ईयर भी हमने ये ड्रोन्स लीज पे लिए थे और ये ड्रोन्स है वो LAC पर डिप्लॉय किए गए। LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो इंडियन आर्मी इन ड्रोन्स को इजराइल से किराए पर लेगी और उसके बाद ये इंडिया चाइना के बीच जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा ताकि ये उस एरिया को मॉनिटर कर सके। इजराइल की बात करें तो रिसेंटली इजराइल आयरन डोम के कारण न्यूज में था। इसके अलावा रिसेंटली इजराइल अब्राहम अकॉर्ड के कारण भी न्यूज में था और इसके तहत इजराइल ने UAE और कई और देशों के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज किए हैं। UAE की बात करें तो रिसेंटली UAE न्यूज में था क्योंकि UAE ने केरला के एक स्टूडेंट को गोल्डन वीजा दिया है। एक्चुअली गोल्डन वीजा कुछ ग्लोबल पर्सनैलिटीज को और कुछ स्पेशल एकेडमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है। तो रिसेंटली ये UAE ने दिया है और ये 10 साल के लिए दिया गया है केरला के एक स्टूडेंट को जिनका नाम है ताशनीम असलम। इसके अलावा रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है एक पोर्टल आकांक्षा से रिलेटेड। सो ये पोर्टल है, ये कर्नाटका सरकार का एक पोर्टल है और ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि कर्नाटका में जितनी भी CSR एक्टिविटीज हैं, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो ये जितनी भी CSR एक्टिविटीज स्टेट्स में की जाती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। पोर्टल का नाम है आकांक्षा पोर्टल। अब CSR की बात करें तो सिंपलेस्ट टर्म में इसका मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और इसके लिए वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल एक्टिविटीज में लगाती हैं। सोशल एक्टिविटीज जैसे बैकवर्ड सेक्शन के बच्चों को एजुकेट करना या हंगर रिलेटेड या पॉवर्टी रिलेटेड कुछ इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए फंडिंग देना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फंडिंग देना। सो इन सबको CSR एक्टिविटीज में शामिल किया गया है। CSR एक्टिविटीज मैंडेटरी हैं कुछ लेवल की कंपनीज के लिए और ये कंपनीज एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है। इसके अलावा रिसेंटली कर्नाटका इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि कर्नाटका ने पहला सिटी सीवेज सर्वेलेंस सिस्टम लॉन्च किया है और ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है और ये एशिया का पहला ऐसा सिस्टम है। एशिया का पहला है तो ऑब्वियसली इंडिया का भी पहला ही है। सो एशिया का ऐसा पहला सिस्टम है जिसमें सीवेज को सर्वेल करके यानी मॉनिटरिंग करके कोरोना वायरस को ट्रैक किया जाएगा। सो ये कोविड से रिलेटेड है। इसके अलावा कोविड की बात करें तो रिसेंटली पंजाब सरकार ने मिशन फतेह 2.0 लॉन्च किया है। इसका भी ऑब्जेक्टिव है कोरोना मुक्त पंजाब। सो इसमें रूरल वॉलंटियर्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा और उनका ग्रुप बनाया जाएगा ताकि स्टेट में कोरोना केसेस को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा रिसेंटली एक और स्कीम भी न्यूज में थी, ये है शिशु माने चाइल्ड, शिशु
सेवा स्कीम। सो ये आसाम सरकार की एक पहल है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने पेरेंट्स को खो दिया है। सो इसमें आसाम सरकार है वो बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ उनके एजुकेशन में भी सरकार हेल्प करेगी। रिसेंटली आसाम इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि वहां पर गार्जियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है जर्मनी और नॉर्वे से रिलेटेड। सो इन दोनों के बीच एक अंडर सी पावर केबल प्रोजेक्ट न्यूज में था और इस प्रोजेक्ट का नाम है नोड लिंक। ये 1.4 GW का प्रोजेक्ट है। GW यानी गीगावोट। सो ये 623 किलोमीटर लंबी कनेक्शन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है नोड लिंक और ये नॉर्वे और जर्मनी को कनेक्ट करेगा और इस प्रोजेक्ट के थ्रू दोनों देश ग्रीन एनर्जी एक्सचेंज कर पाएंगे। सो ये है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। ये है जर्मनी, ये जर्मनी का विल्स्टर और ये है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। एक ओस्लो अकॉर्ड भी है। कमेंट बॉक्स में बताइए ओस्लो अकॉर्ड का मेन पर्पस क्या था। सो ये नॉर्वे को जर्मनी से कनेक्ट करती है और इस प्रोजेक्ट का नाम है नोड लिंक। रिसेंटली जर्मनी इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि जर्मनी ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने नामीबिया में जीनोसाइड कमिट किया है। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि उनके कॉलोनियल रूल के दौरान उन्होंने हेरेरो और नामा ट्राइब्स के लोगों का जीनोसाइड किया है। सो अगर आपसे पूछे कि हेरेरो और नामा रिसेंटली न्यूज में थे, ये क्या है? सो ये ट्राइब्स का नाम है और ये ट्राइब्स नामीबिया में पाई जाती है। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है। सो अब क्योंकि जर्मनी ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जीनोसाइड कमिट किया था, तो अब वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने के लिए राजी हुए हैं। इसके अलावा रिसेंटली जर्मनी एक और इवेंट के कारण न्यूज में था और इसका नाम है वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल और ये एक इनिशिएटिव है जिसमें अहम भूमिका निभाई है फ्रांस और जर्मनी ने। और इस पैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है जूनोटिक डिजीज को रोकना। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट न्यूज है डीआरडीओ से रिलेटेड। सो डीआरडीओ ने नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी बनाई है एरो इंजन्स के लिए। सो इसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी बनाई है जेट इंजन्स या एरो इंजन्स के लिए। सो ये टेक्नोलॉजी बनाई है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एमओडी के अंडर में है। एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह। सो रिसेंटली मिस्टर सिंह इसलिए भी न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। ये एक टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन पोर्टल है। सो ये एक हेल्थ पोर्टल है जहां पर डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के डॉक्टर्स टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा ही एक पोर्टल कॉमन सिटीजन्स के लिए भी है और जिसका नाम है ई संजीवनी। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। अब कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंडिया की पहली क्रिप्टो बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। सो इसका नाम है जेब पे। नेक्स्ट है कमेटी टू प्रपोज सेपरेट सेक्शन ऑन हेट स्पीच। देखिए हमारे देश में क्राइम्स को पनिश करने के लिए एक इंडियन पीनल कोड है और हेट स्पीच यानी कि जिस स्पीच की वजह से हेट फैले सोसाइटी में, उसको टैकल करने के लिए रिसेंटली गृह मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी का मेन पर्पस है कि हेट स्पीच को टैकल करने के लिए एक अलग से सेपरेट सेक्शन प्रपोज करना। तो इस कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वो होंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रेजेंट में वो है मिस्टर एस देवराव। नेक्स्ट है सावरकर ए कंटेस्टेड लीगेसी। सो रिसेंटली ये बुक न्यूज में थी और इस बुक के ऑथर हैं विक्रम संपत। नेक्स्ट बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। सो ये बुक है रवि शास्त्री के द्वारा। मिस्टर शास्त्री प्रेजेंट में इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के कोच हैं। नेक्स्ट है यंग वॉरियर मूवमेंट। सो ये सीबीएसई ने लॉन्च किया है कोविड-19 को टैकल करने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज किया जा सके। सो इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स को इंगेज किया जाएगा ताकि वो अपनी फैमिलीज, अपनी सोसाइटी और अपने देश को हेल्प कर सकें इस कोविड-19 की सिचुएशन में। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। अब आज से टेस्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आज से 2 कंपोनेंट होंगे टेस्ट में। एक कंपोनेंट होगा आज के करंट अफेयर्स के बेस पे और एक कंपोनेंट होगा प्रीवियस करंट अफेयर्स के बेस पे। सो यूजुअली आपको
20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कभी कम भी हो सकते हैं, कभी ज्यादा भी, बट ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो हो सकता है 20 क्वेश्चंस का आंसर लिखने में आपको टाइम लगे। सो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ना लिख के जस्ट स्कोर लिख सकते हो। स्कोर लिखना क्यों जरूरी है? जरूरी बिल्कुल नहीं है, बट इससे आपको ये पता चलेगा कि बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या अलग कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, आप हमारा टाइम वेस्ट क्यों करवाते हो? तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कमेंट मत करिए, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।
थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।